हेलो बच्चों, द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट करना था। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हम क्लास स्टार्ट करी थी उसके अंदर क्या करा था, हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया था, है ना। एक सेकेंड मेरा बोर्ड ऑन है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। प्रश्नावली 1 में क्या करना था, हमें द्विघात समीकरण क्या करना था, जांचना था ना। ये हमने कर दिया था कंप्लीट, ये वाला। अभी हमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है आज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज। क्वेश्चन दिख रहा बराबर? नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड रुको। ठीक है, क्या बोला, द्विघात समीकरण के रूप में निम्नलिखित स्थितियों को चुनिए और जांचिए। लिखना है इन्हें, हमें क्या में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है जी, इसके आने वाले सारे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण, एक सेकंड रुको, आने वाले सारी कंडीशन जो क्वेश्चन है उन्हें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। शुरू करें। पहले क्या हो रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, लंबाई चौड़ाई की 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं। और हमें क्या करना है, इसमें कथन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने की आवश्यकता है। चलो, ये जो पीछे का है ये हमें नहीं करना है, इसमें हमें बस क्या करना है, इसके अंदर इसे एक समीकरण के रूप में लिखना है। कौन सा समीकरण के रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है जी। तो पहला मेरा जो आपको हमेशा से तरीका रहा है पढ़ाने का, कि हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम से समझो कि क्या बोलना चाह रहा है, फिर हम समझेंगे कि कैसे से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्या क्या बोल रहा हूँ, भूखंड का क्षेत्रफल दे रहा है हमें। तो क्षेत्रफल उसने हमें कितना दे रखा है, ये देखो, उसने हमें क्षेत्रफल दिया है 528। छोटी छोटी चीजों को साथ में लेके चला करो। ठीक है, 528 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। अच्छा, बोल रहा है लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। ये क्या है भैया, ये है चौड़ाई। चौड़ाई को मैंने मान लिया x है। तो लंबाई कितनी होगी वो खुद बता रहा है। लंबाई बोल रहा है चौड़ाई की 2 गुना से 1 अधिक, ये क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक है, सॉल्व करें। देखो, हमेशा मैंने आपको बताया है जितना ज्यादा ये है आपकी, ये है बोर्ड्स में आप जितना अच्छे से लिखेंगे, एक एक पॉइंट पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं, है ना। बोर्ड के स्टेप्स के मार्क्स क्या होते हैं और आप खुद अच्छा लिखोगे, सामने वाले को कॉपी जांचने में अच्छा लगेगा तो वो आपको ज्यादा नंबर जरूर देगा। ठीक है जी, सुनो, मैंने माना, क्या माना मैंने, कि जो क्या है, चौड़ाई है वो है x। ठीक है जी। और अच्छा, जो क्षेत्रफल दिया हुआ मुझे, जो मुझे क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा इसके बाद में भैया प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, लंबाई कितनी दे रहा है वो भी तो लिखना पड़ेगी मुझे पहले। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा इसे भैया प्रश्न के अनुसार। ठीक है जी, प्रश्न के अनुसार क्या लिखना है मुझे बताओ। यहां मुझे लिखना है लंबाई बराबर कितना बोल रहा है वो, कि भैया चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है जी, इतनी बात आ गई हमें समझ में। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे, अच्छा हाँ देखो सुनो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, सूत्र आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। एक सेकंड, पहले इससे पहले लिख लिया करो, हमेशा लिख लेना कि हमें पता है, या फिर हम
जानते हैं। ठीक है जी, क्या लिखना है हमें? हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? कि जो हमारा एक सेकेंड, क्या जानते हैं हम? आयत का क्या क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है जी। और जब जब हम ये लिखें कि हम जानते हैं और किसी सूत्र या फिर किसी फॉर्मूले का उपयोग करें, मैं आपको ये हमेशा कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, अगर ना कहा हो तो, कि जब भी इस तरीके से कोई फॉर्मूला लिखें या फिर हम जानते हैं लिखें, तो 2 लाइन आप पहले छोड़ दें, इसके बीच में आप 2 लाइन छोड़ दें। ठीक है, 2 लाइन छोड़ें, फिर लिखें हम जानते हैं, फिर सूत्र लिखें, फिर 2 लाइन छोड़ें। और अगर हो सके तो आपका ये जो आपने सूत्र लिखा है इसको डब्बा लगा दें ऐसे करके। हमें दिखाना, एग्जामिनर को हमें ये दिखाना है कि भाई देख ले, हम जानते हैं, हम वही वही खिचड़ी नहीं बना रहे हैं, स्पष्ट साफ साफ लिख रहे हैं, हमें पता है ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी स्टेप्स आप फॉलो करेंगे ना, आपको नंबर मिलेंगे भर पल्ले एकदम। ठीक है, क्या लिखा है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे इसके बाद? हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, मान रखेंगे, बस रखो। देखो आयत का क्षेत्रफल मुझे दिया हुआ है, कितना है? 528 है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। अच्छा मीटर स्क्वायर यहाँ ना भी लिखो अभी तो चलेगा, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे हल करना है इसे या फिर समीकरण बनाना है। अच्छा, लंबाई कितनी दे रखी है उसने? लंबाई देखो ये दे रखी है हमें लंबाई, क्वेश्चन में बता दिया उसने कि चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है? x दी हुई है। ठीक है जी, आ गई ये बात समझ में? इसको बस हल कर दो। देखो 528 यही रहने तो पहले x का गुणा 2x में करो तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और वर्ग, जमा x का 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर में कितना चल रहा है? 528। अच्छा 528 बराबर का उस तरफ है, इस तरफ ले आएंगे। ठीक है जी, जब 528 को इस तरफ लाएंगे तो काहे का हो जाएगा? वहां पे था प्लस का तो इधर आके माइनस का। ठीक है जी, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। और ये चीज आपको समझ में कैसे आया है ना? क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते जाया करो, टुकड़ों टुकड़ों में से क्या करा करो, समझते जाया करो। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे चीजें, और आपको एक बार चीजों को लेकर समझ आपके अंदर आ गई, आप 10th में हैं अभी, छोटी क्लास है, अगर अभी समझ आपकी विकसित हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो 11th में आपकी मैडम्स आपको डायरेक्ट स्टेप करवा देंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि आ कहां से गए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, स्क्रीनशॉट लो इसका और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, हमें पूर्णांकों की खोज की आवश्यकता। मैंने क्या बोला कि हमें क्या बना के देना, अभी द्विघात समीकरण बना के देना है। ठीक है जी, सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं, और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बस क्या करना है, समीकरण बना के देना है, द्विघात समीकरण। ठीक है जी, सुनो इसको थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि अपन को स्पेस हो जाए। देखो पहले तो इसमें 2-3 चीजें आप समझ लो फटाफट। धनात्मक पूर्णांक क्या है और ये क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है जी, देखो मैंने आपको बताया था जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था आपको, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा है कितने लोगों ने नहीं देखा, इसलिए यहाँ बता देता हूँ। पर डिटेल में अगर उस पूरे चैप्टर को देखना है तो इसी चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, मेरे पास में प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी चैप्टर 1 के नाम से, आप जाए वहां पे सर्च कर लें आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी सारी चीजें, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने क्या पढ़ा था आपको,
वास्तविक संख्याएं पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ा था, पूर्णांक पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है। क्या होता है पूर्णांक? पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं, पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं, यही लिख देता हूं, जो माइनस अनंत से कहां तक जाए, जीरो तक जाए, और जीरो से कहां तक जाए, प्लस अनंत तक जाए, ठीक है। ये क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। अच्छा, मैंने आपको एक नंबर स्केल बना के भी आपको मैंने चीजें सिखाई थी, मैंने आपको एक नंबर स्केल बना के भी चीजें समझाई थी उस टाइम पे, आप शायद भूल गए होंगे, रिवीजन तो करते नहीं। चलिए समझ लीजिए यहीं पे, और एक बार जाके जरूर देख लेना वो सारी चीजें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में धनात्मक अनंत, ठीक है। अच्छा, इस साइड आओगे तो ये -1, ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और ये यहाँ तक आके ये आ जाएगा माइनस का अनंत तक, ठीक है जी। अच्छा, सीधे हाथ तरफ जितनी भी हो सब क्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। और जो इस तरफ होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो जो इस तरफ है वो सब धनात्मक, और जो इस तरफ है वो क्या है, ऋणात्मक। अच्छा, क्रमागत और समझ लो यहीं पे फटाफट, ताकि आप समझ जाए। क्रमागत होते हैं, जैसे 1 और 2 क्या है, क्रमागत है, 2 और 3 क्या है, क्रमागत है। कैसे पता पड़ता है, अगर संख्या 1-1 के अंतर से बढ़ रही है, अगर संख्या 1-1 के अंतर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या होती है, क्रमागत होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी एक संख्या को अगर मैं x मान लूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस 3 को क्या मान लूं, x मान लूं, तो आप 4 को अगर देखोगे ना तो 4 क्या है, x जमा में 1 है। अच्छा, अगर मैं 5 को x मान लूं तो 6 क्या है, x जमा में 1। क्रमागत संख्या वह संख्या होती है जो 1 के अंतर से क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। क्या ये बात आ गई आपको समझ में? बस ये इतना बेसिक हमने लिखा, माना क्या मान लिया भैया हमने, कि जो मेरी पहली संख्या है, वो है x, ठीक है जी। और मैंने क्या बोला था, 1 के अंतर से बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, जो मेरी दूसरी संख्या है, वो क्या हो जाएगी, x जमा 1, 1 के अंतर से बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलूं मैं, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, कि भैया प्रश्न के अनुसार, तो क्या बोल रहा है प्रश्न, जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनो। बोल रहा है दोनों संख्याओं के गुणनफल का योग, गुणनफल हमें कितना दिया है, 306 दिया है, ठीक है जी। संख्याएं क्या है दोनों, x और x जमा 1, इन दोनों का क्या दिया हमें, गुणनफल कितना दिया है, 306, गुणा करके उसका फल कितना दिया है, 306 दिया हुआ है ना, गुणा करके उसका फल, ठीक है। करो गुणनफल, देखो x का x में करोगे x² और x का 1 में करोगे तो कितना जाएगा, +1, और ये यहाँ पे प्लस का तो उस साइड जाके क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। नहीं आया समझ में तो कर देते हैं। देखो x का करेंगे x में तो x का स्क्वायर जमा करके क्या, x का 1 में करेंगे तो x बराबर 306, हाँ जी या ना जी। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, उठा के इस तरफ ले आएंगे, कैसे, x² प्लस का x और माइनस का 306, ये हो गया आपका समीकरण। किस रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में। जो मांगा था वो अपन ने क्या करा, कर दिया, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 और रोशन की आयु, वर्तमान आयु पता करनी है, ठीक है। देखो, वर्तमान आयु नहीं पता करनी है, वो जो लास्ट का उसे छोड़ो, हमें समीकरण निकाल के देना है। क्या करना है, हमें समीकरण निकाल के देना है, ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनते जाओगे ना
अगर मेरी वीडियोस देखते जाओगे, अगर देखते भी जाओगे और थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा प्रैक्टिस करते जाओगे, बोर्ड में इसी में से आना है, पूरा इसी में से आना है 100%। रीजन है अपन कुछ छोड़ ही नहीं रहे, पूरा कवर कर रहे हैं एक एक चीज, ठीक। और अभी इसके IMPs तो आना बाकी है, मैं आपको बस अभी चैप्टर्स करवा रहा हूं। चैप्टर्स के IMP जब आएंगे और उसके सामने मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन और दूंगा आपको, ताकि आपका क्या हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और हमारा जो टारगेट है कि हम बोर्ड में या फिर मैथ्स हमारा अच्छे से अच्छा हो जाए और बोर्ड में हमारे नंबर अच्छे से अच्छे आ जाए, ठीक है। उस चीज के लिए IMP वगैरह आपको सारी चीजें अवेलेबल मैं करवा दूंगा टाइम पे। अभी मैथ्स में काम चल रहा है, पीछे साइंस में भी काम चल रहा है, कुछ दिन में आपकी साइंस की क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने लिख दिया, सबसे पहले तो जो हाथ में आए उसी को मान लो, ठीक है। गणित का पहला नियम ही ये है कि जो हाथ में आ जाए पहले तो उसी को मान लो, जो मानना है सो मान लो। सबसे पहले मुझे कौन पकड़ में आया, देखो यहाँ पे रोहन आया ना पकड़ में, इसी को x मान लो, ठीक है। उसकी माँ को छोड़ो, रोहन को पकड़ो। क्या बोल रहा है, मैंने लिख दिया रोहन। रोहन आयु बराबर कितनी मान ली मैंने, x मान ली, ठीक है जी। अच्छा, तो उनकी जो माँ है, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, x जमा 26, मतलब रोहन की आयु में कितनी, 26 साल बड़ी है। ये बात आई समझ में, अच्छा ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, फिर से क्या लिख दूंगा मैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अच्छा, प्रश्न के अनुसार वो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, क्या ये बात आई समझ में आपको। 3 वर्ष के बाद क्या होगा, 3 वर्ष के बाद में भैया हम 3 साल बड़े हो जाएंगे। रोहन क्या होगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा, और उसकी मम्मी भी क्या होंगी, 3 साल बड़ी हो जाएंगी, उसकी माता जी, है ना। तो 3 साल बाद क्या होगा, दोनों क्या होंगे, 3 साल बड़े हो जाएंगे, और उनका गुणनफल कितना आएगा, 360 आएगा। तो क्या बोल रहा है वो कि रोहन जो अभी x है, अभी 3 साल बाद 3 साल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जो माता जी है, जो अभी कितनी है, इतने की है, ये भी क्या हो जाएंगी, 3 साल क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। और इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 360। ये वो हमको क्या दे रहा है, पहले से दे रहा है, ठीक है जी। अब हल कर लेंगे फिर से, x 3, इसको करो, ये हो जाएगा x 26 और 3 29 बराबर में 360, ठीक है जी। तीन 360 हल करें, कैसे करोगे, x का x में करोगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, फिर x का प्लस 29 में करोगे तो 29x, फिर प्लस करके 3 में करोगे गुणा तो 3x, और फिर इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 तिया 27 2 8, तो कितना हो जाएगा 88, सही हो जाएगा ना, 9 तिया 27 2 हाथ में और 3 6 तो 8, ठीक है, बराबर 360। हल करें थोड़ा सा और आगे, देखो ये तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इन दोनों को आपस में जोड़ो, कितना हो जाएगा, देखो 32 जमा का कितना 32x, अच्छा प्लस का इतना कितना है यहाँ पे 88 87, और यहाँ से माइनस का 360 बराबर 0, उस तरफ था इस तरफ लेके आ गए, ठीक है जी। करो 360 में से घटा दो इसको, और क्या कितना होगा, 273 करीब कुछ आना चाहिए, 273 समथिंग कुछ आना चाहिए। देखो ये तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 2 253 आएगा, ठीक है 253
253 कुछ आएगा, माइनस का 253 बराबर 0। ठीक है जी, ये इसको लगा दो डब्बा और इसके नीचे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख दो इस तरीके से। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे कारण है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। सुनो, एक ट्रेन एक समान गति से 480 की दूरी तय करती है। ठीक है जी, यदि गति 8 किलोमीटर कम होती तो समान दूरी और समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय 3 घंटा अधिक होता। ठीक है, बहुत सोचने विचारी वाला सोचने वाला सवाल है ये। सुनो, वो क्या दे रहा है हमें, गति दे रहा है। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए पहले तो सुनो, इस तरीके का सवाल हमेशा जब भी करने के लिए ना, एक ट्रेन एक समांतर गति से 480 की दूरी तय करती है यदि गति को 8 किलोमीटर कम गति 8 किलोमीटर कम होती। एक ट्रेन समान गति से 480 की दूरी तय करती है यदि गति 8 कम होती तो समान दूरी और समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय 3 घंटा अधिक है। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे गेम किस किस के बीच में घूम रहा है, गति, ठीक है, गति, दूरी और समय के बीच में क्या हो रहा है, सारी चीजें क्या हो रही है, समय के बीच में घूम रही है। अच्छा, दूरी तो उसने हमें दे दी है, कितनी दी है हमें, 480। समय में और गति में, गति हमें नहीं दी है तो गति हम मान लेंगे x, समय, ठीक है, हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। बना, देखो इसमें 2 समय दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएंगे, 2 समय आएंगे, एक तो t1 समय 1 आएगा और एक t2 आएगा, यानी समय 2 आएगा। एक तो समय इससे जाएगा आपके पास में, एक समय तो आपके पास में इससे जाएगा पहले वाली स्पीड से, यहां से, फिर जैसे ही स्पीड को चेंज करेंगे तो समय फिर से चेंज होगा, तो 2 समय आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, गति बराबर दूरी बटे में टाइम। ठीक है जी, क्या होता है, गति बराबर दूरी बटे में कितना होता है, समय और टाइम। ठीक है, इस तरीके से होता है, उसको वहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगी इसकी पूरा केस, एक एक चीज है। तो यहां मैं लिखूंगा फर्स्ट, क्या लिखूंगा, फर्स्ट, एक सेकेंड रुको, फर्स्ट यहां मत लिखो, यहां लिखो माना, और क्या मानेंगे भैया, हम मान लेंगे कि जो हमारी गति है, क्या है, जो गति है वो क्या है, बराबर x है। ठीक है जी, और जो दूरी मुझे दी है, जो मुझे दूरी दी हुई है, वो दूरी कितनी दी रखी मेरे को, 480 दे रखी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मैं बनाऊंगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है मुझे, कि एक ट्रेन का समय गति 480 की दूरी से तय कर रही है। ठीक है जी, तो उसने मुझे क्या दे दिया, मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे फॉर्मूला बताया ना, कि गति, या फिर यहाँ पे फिर से आप लिखना, अब हम फिर से लिखना कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि जो हमारी गति होती है वो बराबर काहे के होती है, वो बराबर होती है हमारी दूरी बटे समय के। ऐसे ही होता है, काहे के, इसके बराबर होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको क्या करना है, हमें
इसे क्या करना है, हमें इसे बॉक्स लगा देना है या फिर डब्बे में क्या करना है, बंद कर देना है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें रखो सारी की सारी उठा के वैल्यूज। पहले तो गति को रखो, इसको तो समझो एस है, ये दूरी मतलब डी माने डिस्टेंस और समय मतलब टी। ठीक है, टाइम रखो इसमें सारी की सारी मान उठा के सारे रखो, सब दिए हुए हैं हमें। गति कितनी दी हुई है हमें, एक्स दी हुई है। दूरी कितनी दी हुई है हमें, 480 दी हुई है। और हमें उसमें टाइम कितना दिया है, हमें उन्होंने टाइम नहीं दिया है, तो टाइम ऐसा का ऐसा। T1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले केस की बात हो रही है। ठीक है जी, यहाँ से क्या करेंगे हम, टी का मान निकाल लेंगे। क्या आएगा टी का मान, टी को यहाँ भेजो, एक्स को यहाँ ले आओ। T1 बराबर हो जाएगा 480 बटे में कितना जाएगा, एक्स। ये आ गया हमारे पास में कौन सा, इसको मानो समीकरण नंबर 1, क्योंकि पहली केस से आया तो समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब आओ सेकंड पे, देखो यहां लिखूंगा मैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि गति जो है हमारी, जो हमारी गति है वो कितनी कम हो गई, 8 कम हो गई है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे कि अगर 80 पे ट्रेन चल रही थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे अगर क्या चल रही थी, मेरी ट्रेन चल रही थी, तो 8 कम होने के बाद में वो कितने पे आ गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे पे आ गई। ठीक है, 80 पे चल रही थी, 72 पे आ गई, तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा, अगर मैं एक स्टेशन ए से एक स्टेशन बी की ओर जाऊं, एक स्टेशन ए से, चलो रुको, ऐसे समझोगे तो हो सकता है भूल जाओ, ऐसे समझो, इंदौर स्टेशन से मैं जबलपुर स्टेशन की ओर जाऊं, ठीक है, तो मेरी ट्रेन पहले चल रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, तो मेरे को लगता है समय यहां से जाने में 12 घंटा मान लो, अगर मुझे यहां से 12 घंटा लगता है जाने में। ठीक है जी, टाइम कितना लगता है मुझे, 12 घंटा लगता है। अच्छा, अगर मैं स्पीड को कम करूंगा तो समय मुझे कितना ज्यादा लगने वाला है, ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। समय क्या हो गई, ट्रेन धीरे हो गई, धीरे धीरे पहुंचेगी। ठीक है, तो जैसे ही स्पीड कम हुई तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम भी तो कुछ हो जाएगा, टाइम भी तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, अब भी इसको यूज करना बताऊंगा मैं 1 सेकंड में। पहले मैं समीकरण बना लू यहाँ पे। ठीक है, और दूरी तो क्या है हमारे पास में, बराबर ही चल रही है, दूरी कितनी है, 480। ठीक है, दूरी क्या है, 480 है। अब ध्यान से सुनो, फिर से क्या वही यही फॉर्मूला आपको यहाँ से फिर से लिख देना है, और हमें अब क्या बनानी है इसकी, इसको क्या करना है, इसमें से T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू लानी है। पहले कितनी ट्रेन कितना टाइम ले रही थी और अब कितना टाइम लेगी, जब कितनी स्पीड 8 घट गई है तब। ठीक, सुनो, ये सब ऐसा का ऐसा रहने दो। यहाँ कितने जाएगी, यहाँ पे जाएगी हमारे पास में गति, जो कि अब क्या हो गई, 8 कम हो गई है, और दूरी कितनी है 480, और समय कितना लग रहा है हमें, T2 लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ से T2 की मान निकाल लो, ये हो गया T2, 480 बटे में कितना हो जाएगा, x माइनस 8। ये हो गया समीकरण 2। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब भी मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड कम होगी तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। तो स्पीड कम किस में हुई, इस वाले में, सेकंड वाले में कितनी कम हुई, 8 कम हुई, तो ये टाइम मुझे ज्यादा बड़ा है T1 से। ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं कि भैया जो मेरे पास T2 आया ना, ये बड़ा है काय से, T1 से। ठीक है जी, तो अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो किस में से किसको घटाऊंगा, मैं घटाऊंगा T1 में से, क्योंकि वो बड़ा है। T1 में से क्या करूंगा, T2 को घटा दूंगा। तो मैं अगर यहां लिख दूं आपको कि समीकरण 2 में से सीधे क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे।
ठीक है, समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा देखो, सवाल बड़ा है ना, थोड़ा सा मुश्किल भी है, बहुत सारी चीजें आ रही है ना, पर अब एक बार अगर हल करना शुरू करोगे ना तो कम ही होगा, धीरे धीरे कम ही होगा। ठीक है, अच्छा उदाहरण के तौर पे ले लो कोई चीज को, कि अगर एक पहाड़ है, अब मैं खड़ा हूं कि यार ये तो इतना बड़ा है, इसको मैं कैसे करूंगा, इसमें कैसे तोड़ूंगा, अरे उसी पर खोदना चालू तो करो, थोड़ा थोड़ा तोड़ना चालू तो करो, वो खत्म ही होगा, काम कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक, उसी तरीके से सवाल होता है, उसी तरीके से काम होता है। अगर आप किसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो धीरे 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 वो काम खत्म ही होगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही सवाल होता है कि अपन आप शुरू करेंगे, पहली लाइन लिखेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सवाल खत्म होता है धीरे धीरे, बढ़ता नहीं। ठीक है जी, ऐसा ही होता है। तो करो, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं यहाँ पे, T2 माइनस T1 बराबर, अब देखो वो क्या बोल रहा है, दोनों समय के अंतर कितना दे रहा हूँ, 3 घंटे का दे रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब अगर मैं 2 में से 1 को घटाऊंगा तो कितना मिलना चाहिए मुझे, यहाँ पे 3 मिलना चाहिए। ठीक है, घटाएं, देखो कितना है, 480 में से इसको घटाएंगे, काय को, 480 बटे x को, तो कितना मिलना चाहिए मुझे, 3 मिलना चाहिए। कि ये बात आ गई समझ में। ठीक है, हमेशा की तरह इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, और इन दोनों का क्या आपस में गुणा करते हैं हम, है ना, करें, करो, देखो ये हो जाएगा 480 x, और इसका इसमें करो, इसका इसमें गुणा करो, बीच में क्या है, माइनस है। चलो एक काम करो, सुनो 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 सुनो, अभी मत करो गुणा, अभी ऐसा का ऐसा लिख दो, क्यों कंफ्यूज होना है, फिर कंफ्यूज होगे, फिर से अपन एक स्टेप और करेंगे, सच है यहीं पे क्या करें, हम एक स्टेप बढ़ा लें, यहीं पे क्या करें, हम एक स्टेप बढ़ा लें। सुनो, अब चीजें समझ में आएंगी आपको, जब एक स्टेप और बढ़ जाएगी ना। 480 ऐसा का ऐसा, x माइनस का 480 अंदर वाले 480 से होगा तो कितना हो जाएगा, 480x, हाँ जी है ना जी, हाँ जी। अच्छा, माइनस 8 का गुणा जब इसमें करोगे, माइनस का 480 जब माइनस के 8 से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या, प्लस, और 8 का 0 में गुणा करोगी तो 0, 8 हटेंगे 64 होता है, तो 6 चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना होता है, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 38। ठीक है जी, और बटे में क्या चल रहा है यहाँ पे हमारे पास में, ये चल रहा है, तो ये यहाँ पे काय में है, बटे में, तो उधर जाके गुणा में। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर वो डिवाइड में चल रहा है तो उधर जाके काय में जाएगा, वो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास में, देखो पहले इसका x का इसमें गुणा करो, x का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है जी, क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे गौर करो आप, कि इससे तो ये खत्म, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देखो तो क्या बचा मेरे पास में, मेरे पास में बचेगा, इसका गुणा अंदर करो, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और माइनस का करोगे तो 8 दिया 24, x बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में वहां पे क्या चल रहा है, बराबर में कितना चल रहा है, 38 40। ठीक है जी, अच्छा उसको इस साइड ले आओ, तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 40, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अच्छा, हो सकता है कि आपकी बुक के पीछे ये वाला आंसर ना दिया हो, आपकी बुक के पीछे ये वाला आंसर ना दिया हो, आपकी बुक के पीछे आंसर दिया हो
अच्छा यहाँ पे रफ में लिखो, सुनो, अगर मैं आपको यहाँ पे रफ में करवाऊं काम, यहाँ पे रफ में आपको काम करवाता हूँ, सुनो, 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840। अगर मैं पूरे समीकरण को क्या करूं, 3 से भाग दे दूं, क्या करूं, 3 से भाग दे दूं पूरे समीकरण को, यहाँ पे बराबर 0 है, तो क्या होगा, देखो इसको 3 से भाग दिया, इसको 3 से भाग दिया, और इसको क्या करा, 3 से भाग दिया, ये 3 से ये 3 खत्म, 8 दिया 24, ये इधर 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको भाग दो, देखो 3 से तो 3 एक बार में चला जाएगा, 2 बार में 6 चला जाएगा, 24 7 बार में चले 7 नहीं 8 बार में चला जाएगा, और ये 0, 1280। अच्छा यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण, इसको आप कोई भी एक समीकरण दे दें, इसे नाम दे दें आप समीकरण नंबर 3, इसे नाम दे दें आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। और लिख दें, क्या लिखें, समीकरण 3 को 3 से, अरे एक सेकेंड, 3 से भाग देने पर, ठीक है। क्या मिल रहा है हमको, देखो नया समीकरण क्या मिल गया हमको, x² माइनस का 8x और माइनस का 1280, ये आ गया आपका आंसर। हो सकता है कि ये वाला आपके पीछे आंसर दिया हो, ठीक है जी, समझ गए, जो बताया जाए उसे लिख लें, नोट कर लें, और चीजों को एक बार समझ लें। अच्छा ये आपको यहाँ लिखने के बाद, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने क्या करा कि नीचे डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप इसको लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे, और फिर आखिरी में आके आपका ये वाला आप आंसर लाएंगे। अगर बुक के पीछे ये वाला आंसर दिया हो तो ये वाला देख लें, नहीं ये वाला दिया हो तो ये वाला देख लें, ठीक है। क्या बुक के पीछे क्या आंसर दिए हैं मैं नहीं देखता हूँ बुक, मैं तो सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। अब वो शायद ये वाला दे रहा होगा, ठीक है। वो जो भी दे रहा हो आपको, आप उसे एक बार देख लेंगे, ठीक है जी। इसे यहाँ लगा दो और इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आप चीजों को क्या करें, समझ लें, ठीक है। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वहां पे हम ये पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। तब तक के लिए बाय बाय, जय।